हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 29 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था, जिसके कारण ये वीडियो लेट हो गया है। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? काफी प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए। मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का खाता मनु भाकर ने खोला है ब्रॉन्ज मेडल जीत करके। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मनु भाकर ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। दोस्तों, मनु भाकर का संबंध झज्जर हरियाणा से है और उन्होंने शूटिंग में भारत का अब तक का ओलंपिक का 5वां मेडल जीता है। इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में सिल्वर मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और 2012 में गगन नारंग ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस प्रकार से शूटिंग में ओलंपिक में भारत अब तक 5 मेडल जीत चुका है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक जो आयोजित किया जा रहा है, यह ग्रीष्मकालीन का 33वां संस्करण है और इसका आयोजन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जा रहा है। इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। इसमें लगभग 10,500 एथलीट शामिल हो रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेम्स शामिल किए गए हैं, जिसमें ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन। शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रीज, जो कि एक प्रकार की टोपी है, यहां पर आप देख सकते हैं। और आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। इस बात को आप याद रखिएगा। सेफ डी मिशन गगन नारंग को बनाया गया है और ध्वजवाहक शरद कमल और पीवी सिंधु को बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक अडानी समूह है और 28 सदस्यीय भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नीरज चोपड़ा। और यस बैंक को आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बनाया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको टेस्ट पास मिलेगा, जहां पर आपको भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष के लिए। तो आप ये टेस्ट अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों में नए राज्यपालों की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 9 राज्यों में। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 राज्यपालों और एक एलजी के नाम का ऐलान किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कहां पर नियुक्त हुआ है। जैसे हरिभाऊ बाबड़े राजस्थान के गवर्नर बने हैं, जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, रमेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए हैं, CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल बने हैं और CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। अभी तक सिक्किम के राज्यपाल थे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लेकिन अब उन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें मणिपुर राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों, के कैलाश नाथन को पुदुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं। काफी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है राज्यपाल की, तो राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद डिस्कस करते हैं। जैसे अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालक शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। तो राज्यपाल का कार्यकाल लगभग, दोस्तों राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 156 में किया गया है
और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अहर्ता बताई गई हैं, यानी कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल में। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं बताई गई हैं और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण बताया गया है। अच्छा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है श्रीलंका। तो श्रीलंका ने भारत को हरा करके क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के क्रिकेट में T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है? भारत ने किसको हरा करके जीता है? साउथ अफ्रीका को। दोस्तों यहां पर बात आई है बांग्लादेश की। तो 2024 में महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। नेपाल की बात करें तो अभी जो क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 आयोजित किया गया है इसमें नेपाल की महिला क्रिकेट टीम ने UAE के खिलाफ जीत हासिल की है और यह उसकी महिला एशिया कप में पहली जीत है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो श्रीलंका ने भारत को हरा करके वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका ने फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराया है। श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, इस बात को आप याद रखिएगा। और महिला एशिया कप 2024 में सबसे अधिक रन श्रीलंका की चमारी अथापत्तू ने बनाए हैं। इन्होंने 304 रन बनाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। और सबसे अधिक विकेट हासिल किए हैं भारत की दीप्ति शर्मा ने, इन्होंने 10 विकेट हासिल किए हैं। अच्छा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? चमारी अथापत्तू। वीमेंस एशिया कप 2024 में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला है? फाइनल मैच का वो मिला है हर्षिता समर विक्रमा को, ये श्रीलंका की है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? चमारी अथापत्तू को, ये भी श्रीलंका की हैं। और महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका के दाम्बुला में आयोजित किया गया था, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसका आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला क्रिकेट एशिया कप की शुरुआत कब हुई थी? 2004 से। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब यह 50 ओवर के प्रारूप में खेला जाता था, लेकिन 2012 से यह T20 प्रारूप में खेला जा रहा है। और भारत ने रिकॉर्ड 7 बार महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। तो भारत ने 2004, 2005, 2006, 2008, 2012 और 2016 में यह खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा भारत ने 2022 में भी इस खिताब को जीता है। 2018 में बांग्लादेश ने भारत को हरा करके महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था और अब 2024 में श्रीलंका ने भारत को हरा करके पहली बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? आंसर हो जाएगा लाओस देश ने। अच्छा, मलेशिया की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन 2024 में किया गया है। ताइवान की बात करें तो जैविक उत्पादों के लिए भारत और ताइवान के बीच में अभी हाल में एक एग्रीमेंट हुआ है। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया के अंकोर वाट में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है। तो ये वो डाक टिकट है जो लाओस देश के द्वारा जारी की गई है। इसमें आप इंडिया का फ्लैग और लाओस का फ्लैग देख सकते हैं। तो ये दोनों देशों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो अयोध्या में स्थित राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति पर पहली बार किसी दूसरे देश ने डाक टिकट जारी किया है और यह किस देश ने जारी किया है? लाओस देश ने। तो अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर जी लाओस की यात्रा पर गए थे, तो वहां पर लाओस के विदेश मंत्री और डॉक्टर एस जयशंकर ने मिलकर के इस डाक टिकट को जारी किया है। दोस्तों, लाओस में रामायण काफी लोकप्रिय है और भगवान श्री राम के नाम से वहां पर हर नागरिक परिचित है, यानी कि वहां के सभी लोग भगवान श्री राम को जानते हैं। लाओस की बात करें तो ये भारत से ज्यादा दूर नहीं है। भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार और म्यांमार का पड़ोसी देश है लाओस, इस बात को आप याद रखिएगा। लाओस की कैपिटल है विनतियन और लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंद चीन प्रायद्वीप पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो थाई प्रकार की लैंग्वेज है, जिसमें संस्कृत, पाली और फ्रांसीसी शब्द शामिल हैं। और इस देश का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है और इस देश के राष्ट्रपति हैं थोंगलॉन सिसोउलिथ और यहाँ की करेंसी है किप, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को
पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। उद्घाटन हुआ था इसका 22 जनवरी 2024 को। राम मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो यह नागर शैली में बनाया गया है। और राम मंदिर में जो रामलला की नई मूर्ति विराजमान है उसकी ऊंचाई कितनी है? 4.24 फीट यानी 51 इंच। और इस मूर्ति की चौड़ाई कितनी है? 3 फीट। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। राम मंदिर में खंभे कितने हैं? 392। और बजट कितना है? 1800 करोड़ के आसपास। राम मंदिर में जो नई मूर्ति विराजमान की गई है रामलला की, उसके मूर्तिकार कौन है? तो वो हैं अरुण योगीराज। रामलला की नई मूर्ति में भगवान श्री राम की 5 साल की आयु का वर्णन किया गया है। राम मंदिर को डिजाइन किसने किया था? चंद्रकांत सोमपुरा ने। राम मंदिर का निर्माण किन कंपनियों ने किया है? टाटा ग्रुप और L&T कंपनी ने। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुई है? तो ये भारत को प्राप्त हुई है। अच्छा, ब्राजील की बात आई है तो ब्राजील G20 सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कर रहा है। रूस ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कर रहा है। और इटली ने G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता की है। तो ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। तो भारत ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है और यह अध्यक्षता उसने चाइना से प्राप्त की है। तो भारत को 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता चीन से प्राप्त हुई है। और भारत को ये जो अध्यक्षता प्राप्त हुई है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत की तरफ से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को हुई थी और इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर और यह भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है। दोस्तों, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसके संस्थापक देश हैं चाइना, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है और इसका प्रमुख काम होता है एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक खतरों के लिए एक सिस्टम तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे की। तो यह दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है टाइगर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यानी टाइगर की आबादी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए इसके लिए जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। इस दिवस की स्थापना 2010 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 की टाइगर गणना के अनुसार सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर 785 हैं। फिर इसके बाद कर्नाटक में है 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 306 टाइगर हैं। सबसे अधिक टाइगर आबादी वाले टाइगर रिजर्व कौन है? तो जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में, यहाँ पर 260 टाइगर हैं। बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर 150, नागरहोल जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर 141 और बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर 135 टाइगर बताए गए हैं। अच्छा, 2022 की गणना के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं? 3682। ठीक है, 2018 में 2967 टाइगर थे भारत में। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं और 54वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आता है। इसे 2023 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। तो इसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? वो है पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। अच्छा, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है?
तो नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई है। अच्छा, फरीदाबाद की बात आई है तो 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया था 2024 में। नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 आयोजित किया गया है और गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया है। तो नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की है और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को एक विकसित देश बनाना। दोस्तों, इस बैठक की थीम क्या थी? विकसित भारत एट 2047। बैठक में विकसित भारत पर विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की गई है और इसमें अध्यक्षता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की है। इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष और सीईओ ये सभी शामिल हुए थे और जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह में शुरू की जाएगी? तो यह महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में शुरू की जाएगी। तो इस सुविधा के द्वारा भारत का जो कृषि निर्यात है और आयात है इसमें वृद्धि होगी। तो इस सुविधा से गैर बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं जैसी वस्तुओं का निर्यात किया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से दूसरे देशों में ये वस्तुएं आसानी से भेजी जा सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो यह नवी मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसे न्हावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और यह महाराष्ट्र के समुद्री तट पर स्थित है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। 2024 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क अमली भाट और बरखेड़ा में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन है? वी झिंझम पोर्ट, जो कि केरल में है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? चित्रकूट में। राजस्थान का पहला स्नैक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा में। और मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। तो उन्होंने म्यांमार की राजधानी पी ताओ में आयोजित की गई चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लिया है। इस बैठक में भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के सुरक्षा प्रमुखों ने हिस्सा लिया है और इन सभी ने बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में पारंपरिक रक्षा चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। आपको याद रखना है कि बिम्स्टेक सदस्य देशों की सुरक्षा प्रमुखों की पहली बैठक मार्च 2017 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और 2024 में इसकी चौथी बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों, बिम्स्टेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका गठन वर्ष 1997 में किया गया था। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। इसके 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र वाले देशों का एक ग्रुप है। इसके वर्तमान में महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून गैमी ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो अभी एक तूफान आया है जिसका नाम है गैमी, तो उसने चाइना देश को प्रभावित किया है और चाइना का जो फुजियान वाला इलाका है उसको प्रभावित किया है। तो यहाँ पर 6,30,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और टाइफून गैमी इस साल चीन में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। कोरियाई भाषा में गैमी का मतलब होता है चींटी। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप चाइना का मैप देख पा रहे हैं। तो चाइना के इस वाले पार्ट को प्रभावित किया है इस तूफान ने। हाल ही में आए हुए कुछ प्रमुख तूफान डिस्कस करते हैं, चक्रवात डिस्कस करते हैं। जैसे 2023 में चक्रवात मिचोंग आया था जिसने म्यांमार को प्रभावित किया था और इसमें प्रभावित कौन कौन हुआ था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और उड़ीसा, और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी।
2023 में चक्रवात तेज भी आया था जिसका नामकरण भारत ने किया था और इसने यमन और ओमान को प्रभावित किया था और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। हमून तूफान 2023 में आया था, इसका नामकरण ईरान ने किया था, इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। चक्रवात मिदली 2023 में आया था जिसका नामकरण मालदीव ने किया था और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया था। बिपरजॉय तूफान 2023 में आया था जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था और इसने महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान को प्रभावित किया था और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख तूफान हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में स्थित चराई देव के मोइदम को भारत के 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? असम। किस मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? इस्पात मंत्रालय ने। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? आइजोल में। शीतकालीन ओलंपिक 2034 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? साल्ट लेक सिटी। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? नीता अंबानी को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। पेरिस में ग्रीवेन संग्रहालय द्वारा किस अभिनेता को कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान को। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग सिनकुन ला सुरंग किस राज्य कैंसस प्रदेश में बनाई जाएगी? ये लद्दाख में बनाई जाएगी। भारत आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जैसे अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के गठन और प्रवेश का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स यानी वीकली करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 82 भारत की रैंक है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 82 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इससे ऐड हो जाना है तो आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगा और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ऐप पर आपको ई बुक मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, जीके की ई बुक मिल जाएगी। तो सभी ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आयोजित किया जाता है, तो इससे भी आप ऐड हो जाइएगा। और ऐप पर आपको जून 2024 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।